हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीकेंड हो या वीकडे, मेरी मॉर्निंग ऑलमोस्ट हमेशा ही बिजी रहती है। आजकल विवेक लंच ऑफिस लेकर जाता है, इसलिए मुझे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ साथ प्रिपेयर करने पड़ते हैं। थोड़ा हेक्टिक होता है, बट आई एक्चुअली एंजॉय दिस प्रोडक्टिव स्टार्ट। लंच ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द ब्रेकफास्ट प्रेप। बट उससे पहले आई एम जस्ट रीसेटिंग माई किचन। मुझे लगता है ना, जब किचन रीसेट होता है तो माइंड भी ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है और फिर नया काम स्टार्ट करने का एनर्जी लेवल भी अलग ही होता है। ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ एक सैंडविच, और ये कोई रेगुलर सैंडविच नहीं है। ये कम्प्लीटली मेरी ओन क्रिएशन है। मतलब ऑनेस्टली मैंने बस इंग्रेडिएंट्स देखा और सोचा चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। सच बताओ, मुझे इसका नाम भी नहीं पता, तो शायद आज आप लोग ही इसका नाम डिसाइड करोगे। इस सैंडविच में ना 3 लेयर है। तो जो सबसे पहली लेयर है वो है क्रीमी वाइट सॉस की। वाइट सॉस ना थोड़ा थिक बनाना, अदरवाइज जब आप इसे फिल करोगे तो ये साइड से निकलने लग जाएगा। मुझे ना वाइट सॉस देख के हमेशा लगता है सिंपल चीज़ें भी कितनी कंफर्टिंग होती है ना। नेक्स्ट लेयर में हम डालेंगे पनीर। पनीर को ना बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में कट करने हैं ताकि वो हर एक बाइट में आ सके। कुकिंग में ना डिटेलिंग मुझे बहुत सुकून देती है। जब लेयर्स प्रॉपरली सेट होते हैं ना तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आता है। अब इन स्लाइसेस को ना एक बोल में डाल के थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब ऐड करूँगी ताकि हल्का सा इटालियन टच भी आ जाए। बस जेंटली कोट करना है, पनीर को टूटने नहीं देना है। अब एक पैन में हमें बटर लेना है और पनीर को हमें दोनों साइड से हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। ये एक बहुत छोटा सा स्टेप है, बट जब खाते वक्त वो रोस्टेड पनीर की क्रंचीनेस आती है ना, यू वोंट इमेजिन कि ये टेस्ट को कितना ज़्यादा इन्हांस कर देती है। मीनवाइल मैं थोड़ी सी ग्रीन चिलीज चॉप कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा किक देने के लिए। मुझे ना सैंडविच में हल्का सा स्पाइस पसंद है एंड ये ग्रीन चिलीज़ को हम वाइट सॉस में डायरेक्टली ऐड कर देंगे। नेक्स्ट मैं फ्रेश डिल लीव्स को चॉप करके वाइट सॉस में ऐड करूँगी। ऑनेस्टली डिल की जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो इतनी फ्रेश लगती है, जैसे ही कट करते हो पूरा अरोमा आ जाता है। पनीर एक साइड से अच्छे से सौते हो चुका है, इसे जेंटली टर्न करना है। पनीर को ना थोड़ा सॉफ्टली हैंडल करना पड़ता है वरना ब्रेक हो जाता है। देखो कितना ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आ गया है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा मुझे चाहिए था। आउटसाइड हल्का सा क्रिस्प और इनसाइड सॉफ्ट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कैमरे के सामने काम करना और कैमरे के बिना काम करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। रियल लाइफ में मैं शायद इतनी एस्थेटिक नहीं हूँ। एक बोल में मैंने बटर लिया है एंड ये बटर फ्रिज का है, तो इसलिए मुझे इसे मेल्ट करने के लिए 10 सेकेंड माइक्रोवेव करना पड़ा है। अगर आपका बटर रूम टेम्परेचर पे है तो माइक्रोवेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड फिर मैंने ना गार्लिक को गार्लिक क्रशर में डाला है एंड ऑनेस्टली इसको प्रेस करने में मुझे काफ़ी एफर्ट लग रहा है। आप लोग सिंपली ग्रेटर भी यूज़ कर सकते हो, वो एक्चुअली ज़्यादा ईजी होता है। मैं बस थोड़ा सा फैंसी लगना चाह रही थी, although I don't think I'm looking very fancy right now. So yes, अगर आप easy वे चाहते हो तो just grate the garlic, it works perfectly. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गार्लिक का फ्लेवर प्रॉपरली बटर में इन्फ्यूज़ हो जाए एंड आवर गार्लिक बटर इज़ रेडी। नेक्स्ट मैंने अमूल के चीज़ क्यूब्स लिए हैं। चीज़ के केस में ना मैं थोड़ी जनरस हो जाती हूँ। मेजर करने का मूड तो बिल्कुल नहीं होता है, बस दिल से ऐड कर लेती हूँ। ऑनेस्टली चीज़ कम हो तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है ना। ग्रेटिंग चीज़ इज़ माई मिनी वर्कआउट फॉर द डे। बस फिंगर सेफ रखना होता है, बाकी सब ठीक है। अब सब कुछ रेडी है, नाउ कम्स द फन पार्ट, असेंबलिंग एवरीथिंग टुगेदर। मुझे ना ये स्टेप बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। मेरा बस चले ना तो मैं 365 दिन 365 तरह के ब्रेकफास्ट बना के खाऊं, बट विवेक को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो उन चीज़ों को ना रिपीट में खाना चाहता है। मुझे ना लाइफ में वैरायटी बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सेम चीज़ों में भी कुछ वैरायटी डाल के उन्हें नयापन दे दूँ। पनीर के स्लाइसेस मैंने एक एक करके प्लेस किए हैं ताकि जब आप बाइट लोगे तो हर एक बाइट में परफेक्टली पनीर का फ्लेवर आए। आई नो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट सीरियसली you won't believe how amazing the sandwich tastes when you do it this way. Now the best part, cheese भर भर के डालो, एक दिन में कौन मोटा होने वाला है। अब सेकेंड स्लाइस से सैंडविच को कवर करना है
एंड ऊपर से थोड़ा सा गार्लिक बटर जस्ट फॉर दैट गोल्डन क्रिस्पी फिनिश। अब ये रेडी है रोस्टिंग के लिए। मैं इसे एयर फ्रायर में डाल के रोस्ट करूँगी, बट अगर आप चाहो तो तवे पे स्लो फ्लेम में भी धीरे धीरे रोस्ट कर सकते हो। सेम क्रिस्पीनेस आती है, बट जस्ट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। एयर फ्रायर में रोस्ट करते टाइम मुझे बीच में एक बार निकाल के इसे टर्न करना पड़ता है। दोस्तों, इसी को परफेक्टली क्रिस्पी सैंडविच कहती हूँ। ऑनेस्टली मुझे अपनी सैंडविच बिल्कुल क्रिस्प चाहिए। थोड़ा सा भी सॉगीनेस हो जाए ना तो मज़ा ही नहीं आता। सैंडविच शुड बी क्रिस्पी आउटसाइड और चीज़ी गुई और मेल्टी इनसाइड। बस वही परफेक्ट कॉम्बो है। और सीरियसली अगर इसके साथ एक कप कोल्ड कॉफ़ी भी हो जाए तो फिर तो लिटरली सोने पे सुहागा। Now Vivek is leaving for the office, and honestly it's like part of my daily routine to remind him about everything. कार कीज ले लिए? चेक। हैंकी ले लिया? चेक। ऑफिस कार्ड? चेक। बस यही मेरी डेली हैबिट बन गई है। ओके गाइज, ब्रेकफास्ट इज डन एंड विवेक हैज़ गॉन टू द ऑफिस और मैं भी अपना मॉर्निंग का काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मेरे पास टाइम है एंड इट्स ओनली 12 o'clock, सो आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। मेरे किचन के कबर्ड्स ऑनेस्टली बहुत टाइम से पेंडिंग थे। दे आर सो डर्टी, बॉटल ऊपर नीचे स्कैटर्ड, लेबल्स मिसिंग, और ऑनेस्टली मैं कभी कभी चीज़ें ऐसे ही रख देती हूँ जिससे स्पेस कंज्यूम हो जाता है। सो टुडे आई थॉट व्हाई नॉट क्लीन देम प्रॉपरली, रीसेट एवरीथिंग एंड मेक इट नीट। और साथ ही आपके साथ शेयर भी कर लूँगी कि इनसाइड कबर्ड्स क्या है, कैसे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ और कैसे स्पेस क्रिएट होता है फॉर न्यू थिंग्स। मुझे पर्सनली थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, बट जब फिनिश होता है ना इट फील्स सो सेटिस्फाइंग। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा हैंड वैक्यूम यूज़ किया है। मुझे बैल्कनी के जब एजेस क्लीन करने होते हैं या फिर स्लाइडिंग गेट्स के ट्रैक्स या फिर कार के इंटीरियर्स, तब मैं ये हैंड वैक्यूम यूज़ करती हूँ। इट्स सुपर कन्वीनियंट, ईजी टू हैंडल और इसका सक्शन पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑनेस्टली इट मेक्स क्लीनिंग बहुत क्विक और एफर्टलेस। नेक्स्ट मैंने विनेगर स्प्रे करके ना इसे कपड़े से अच्छे से वाइप कर लिया है ताकि कोई भी मार्क्स या स्पिल जो कबर्ड्स पे छूट गए हो वो भी क्लीन हो जाए। और ऑनेस्टली विनेगर से लाइट डिओडराइजिंग भी हो जाता है। नाउ आई एम सेग्रीगेटिंग ऑल द जार्स कि जिससे ना सारे कबर्ड्स फंक्शनल भी हो और ऑर्गेनाइज भी लगे। एंड एक बॉटल में ना खाने की थोड़ी सी चीज़ बची हुई थी, तो उसे ना मैं एक टिफ़िन में निकाल लूँगी और बॉटल को धोने में डाल दूँगी। एंड ये पड़ी हुई थी, मुझे ध्यान में भी नहीं था। कभी कभी बॉटल्स पीछे रह जाती है और दिखती भी नहीं है। सबसे पहले मैं इस कबर्ड को सेट करूँगी। सो इस कबर्ड के नीचे वाले रैक में जो रोज़मर्रा में हमें खाने पीने की चीज़ें लगती हैं जैसे कि दाल, मिलेट, पास्ता, साबूदाना, ये सब रखती हूँ। ये सब इजीली एक्सेसिबल है एंड मैं जब भी चाहूँ इसे आराम से निकाल सकती हूँ। मैंने ये सारी बॉटल्स इस कबर्ड के हिसाब से नहीं परचेज़ की थी। जब मैं अपने लास्ट घर में थी तो वहाँ के कबर्ड के हिसाब से मैंने ये सारी बॉटल परचेज़ की थी। पर जब मैं यहाँ आई और इन्हें यहाँ सेट किया, आई हैव नो आइडिया कि कैसे इट ऑल फिट परफेक्टली। जो आपको अलग साइज़ की या डिफरेंट स्टाइल की ये बॉटल्स दिख रही है ना, वो सब मैंने इंडिया में ली थी। बहरीन आते वक्त मैं सब नहीं ले आ पाई थी, बट स्लोली अब मैं ये सब ग्रेजुअली लेके आ रही हूँ। अभी ये सब खाली है क्योंकि मेरे पास इतने सारा सामान नहीं है,
बट धीरे धीरे ये भी फिल हो जाएंगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट कबर्ड की तरफ। तो सबसे पहले कबर्ड की गेट पे ना मैंने 2 स्टिक ऑन हुक्स लगाए हैं और उन पे मैंने तड़का पैन और टी स्टेनर लगा दिया है। अब कबर्ड के ऊपर वाले रैक में ना मैं उन चीज़ों को रख रही हूँ जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं, जैसे मेरे सारे स्टील के यूटेंसिल्स। ये सारे एक साथ रखे हुए ना अच्छे भी लगते हैं देखने में। मिक्सर का ये वाला जार मुझे डेली यूज़ में नहीं आता। ग्रेटर मुझे कभी कभी यूज़ में आता है, तो इसलिए मैंने इसे सामने रखा है ताकि मैं इसे इजीली एक्सेस कर सकूं। नीचे वाले कबर्ड के हिस्से में मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ में आते हैं, जैसे कि स्ट्रेनर, बीटर, चॉपर, घी, हनी। ये सब चीज़ें मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ, इसलिए इजी रीच में रखा है। ये वाला जो किचन का हिस्सा है ना, ये ओपन रहता है, तो इसमें मैं वही सारी बॉटल्स रखना चाहती हूँ जो देखने में थोड़ी सुंदर लगे। तो जो आप बॉटल्स अभी देख रहे हो यहाँ पर मुझे लगाते हुए, ये सारी बॉटल्स खाली इसीलिए है कि ये भी मेरी इंडिया वाली ही बॉटल्स है एंड इनमें अभी सामान भरने का टाइम नहीं आया है, या फिर कह सकते हो उतना सामान नहीं है। और पीछे में मैंने चाय के 2 डब्बे रखे हैं, क्योंकि हम चाय रोज़ नहीं पीते, कभी कभी गेस्ट आते हैं तभी बनती है, तो इसलिए मैंने उन्हें पीछे रखा है। सामने की सारी बॉटल्स में कॉफ़ी, शुगर, और ये जो रेड वाली बॉटल है ना, जो डब्बा है, इसमें कुकी नहीं है, इसमें है लाल वाली सूखी मिर्च। ओके गाइस, सो फाइनली ऑल द कवर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड and it feels so satisfying to see everything neat and in place. Like मैं तो जनरली बॉटल्स और कंटेनर्स के साइज़ और यूजेस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करती हूँ, बट आप लोग क्या टिप्स फॉलो करते हो? आई वुड लव टू नो। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो नाउ इट्स टाइम टू ऑर्गेनाइज ड्रॉर्स। तो मेरे पास 3 ड्रॉर्स है, तो तीनों को मैं पहले वैक्यूम से क्लीन कर लूँगी एंड विनेगर वाला सॉल्यूशन डाल के कपड़े से अच्छे से वाइप कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पहले ड्रॉर में ना एक हैक यूज़ किया है। जो हमारे पास बॉक्सेस होते हैं ना, जिनमें पार्सल वगैरह आते हैं, उसे कट करके मैंने ये बोर्ड बनाया है ट्रायंगल शेप में एंड इसे रैपिंग पेपर से कवर कर दिया है एंड इसके नीचे मैंने टेप लगा के इसे ड्रॉर में स्टिक कर दिया है। अब इसके ऊपर मेरे पास जितने भी स्पाइस जार्स हैं ना, छोटे वाले, इन पे स्टैंड कर दूँगी, सो दैट जब भी मैं ड्रॉर को ओपन करूँ मुझे सारे स्पाइस जार सामने दिखे, उनके ऊपर नाम लिखा हुआ ही है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है इन्हें एक्सेस करना। एंड पीछे मैंने 2 बर्नी रखी है स्टील की, जिसमें एक में तेल है और एक में घी है, और उसके साइड में मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर रखा है और सामने में हींग का डब्बा। और मेरे पास ना 2 मसालदानी है। एक मसालदानी जो मेरे पास कॉपर की है, उसमें मैंने सारे खड़े मसाले रखे हुए हैं, और एक मसालदानी में मैंने सारे पाउडर्ड स्पाइसेस रखे हुए हैं। सेकेंड ड्रॉर मेरी लाइफ का लाइफ सेवर है। इसमें मैंने ना ये कटलरी रैक लगाया है जो मैंने आइकिया से लिया है, और अब हर छोटी बड़ी चीज़ का मुझे परफेक्ट प्लेस मिल गया है, चाहे वो स्पून हो, फोक हो, नाइफ हो, सीज़र हो, मेजरिंग कप, मेजरिंग स्पून, एक्स्ट्रा टोंग्स, बेसिकली जो भी किचन में कभी भी काम आ सकता है ना, सब कुछ एक ही जगह। ऑनेस्टली मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि किचन का हर एसेंशियल ईजीली एक्सेसिबल हो, और ये ड्रॉअर बिल्कुल वही काम कर रहा है। अभी भी थोड़ा स्पेस फ्री है, सो अगर फ्यूचर में और छोटी बड़ी टूल्स आती हैं तो इजीली यहाँ एडजस्ट कर सकती हूँ। और देख के ही कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रॉअर जिसमें सब कुछ नीटली इन प्लेस है। ओके गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट ड्रॉअर एंड ऑनेस्टली दिस वन फील्स लाइक द फाइनल पजल पीस ऑफ द होल किचन। तो सबसे पहले ना मैंने ये ड्रॉअर डिवाइडर लगाया है, सो दैट जो भी मैं इस साइड चीज़ रखूँगी ना, वो दूसरे साइड ना पहुँचे। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैंने इस साइड सारे स्ट्रेनर रखे हैं एंड इन स्ट्रेनर को ना अगर आप बिना डिवाइडर लगाए रखोगे ना, तो ये खुल जाते हैं एंड दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब डिवाइडर के इस साइड मैंने सारे स्मॉल स्टील के बोल्स और प्लेट्स रखे हैं, और उनके सामने सेरेमिक बोल्स जो मुझे कुकिंग के टाइम रेगुलर यूज़ में चाहिए वो रखे हैं। और इस तरफ मैंने अपना सारा कास्ट आयरन का तवा और रेगुलर चपाती बनाने के लिए तवा और जाली, ड्राई आटा, परात, जो भी रोटी बनाने का सारा सामान है ना, वो मैंने इस ड्रॉअर में रखा है, अलॉन्ग विद बेलन एंड चिमटा अभी धोने में है। अब फाइनली मैं लंच करने बैठ रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि लंच मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। तो आज का लंच बहुत ही सिंपल है बट बहुत कंफर्टिंग है। तो मैंने ना लंच में रोटी, लौकी और चना दाल की सब्जी और साथ में एक पेयर लूँगी।
इतना सारा काम करने के बाद ना बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। Honestly, I feel like lunchtime is not just about food. It's about also taking a little pause for yourself. थोड़ा रिलैक्स करना और रिचार्ज करना after all the morning work. After lunch, I took a small half an hour break to recharge और अब मैं रेडी हो गई हूँ फुल गियर अप फॉर डिनर प्रेप। डिनर के लिए प्लान है राजस्थानी थाली। काफ़ी टाइम से क्रेव कर रही थी ये, सो फाइनली डिसाइड की आज बनाऊंगी। सबसे पहले मोट की दाल जो मैंने लास्ट नाइट ही सोक कर दी थी, अब उसे बॉईल करना है। कुकर में दाल डाल दी है, थोड़ा पानी डाल दूंगी और थोड़ा नमक ऐड किया है और इसे मीडियम फ्लेम पे एक विसल के लिए कुक करूंगी। ऑल्सो आई एम मेकिंग लहसुन की चटनी। मैंने अपने चैनल में पहले भी लहसुन की चटनी बनाना दिखाया है, बट वो मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी थी और ये वाली मेरी मदर की रेसिपी है। तो दोनों काफ़ी डिफरेंट है, बट मुझे दोनों ही पसंद है। बट आज मेरा मन था कि मैं इस तरह से बनाऊं। सो इस वर्जन में ना टोमेटो जाता है, अनियन जाता है, जिंजर जाता है, जयपुरी वाली लाल मिर्च जाती है और ना ये सारी चीज़ें ना हमें फाइनली चॉप नहीं करके जस्ट ऐसे ही रैंडमली चॉप करके हमें मिक्सर में डाल देना है विथ गार्लिक और हल्का सा पानी डाल के, क्योंकि टमाटर में भी पानी होता ही है ना, तो बस हल्का सा पानी डाल के इसे ग्राइंड करना है फाइन पेस्ट में। सो फॉर लहसुन की चटनी मैंने मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने रखा है एंड ये तेल गर्म होने में थोड़ा टाइम लेता है, तब तक मैं और चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो ना मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ, मोट के दाल वाली कढ़ी। तो मोट मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है, तो यहाँ मैं कढ़ी की भी प्रिपरेशन कर लूँगी। ये डिनर का प्लान ना काफ़ी टाइम से दिमाग में था और फाइनली आज बन रहा है। कभी कभी कुकिंग में ये एक्साइटमेंट ही ना मज़ा देता है, नॉट जस्ट द डिश बट ये प्लानिंग और सेटअप का लिटिल एडवेंचर। मेरी मम्मी के यहाँ पर कढ़ी या तो प्लेन बनाई जाती है या फिर गट्टे के साथ या मंगोड़ी के साथ। मोट वाली कढ़ी मैं ही बनाती हूँ अपने घर पर। इनफैक्ट मेरे ससुराल में मेरी मदर इन लॉ भी मोट वाली कढ़ी नहीं बनाती है। ऑयल भी गर्म हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे इसमें जीरा ऐड किया है और एक छोटा तेजपत्ता ऐड किया है। हल्दी ऐड करेंगे और जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर देंगे। ये काम ना मैं गैस से हटा के कर रही हूँ कढ़ाई को, अदरवाइज़ जो ये पेस्ट है ना ये छिटकने लगता है काफ़ी ज़्यादा। और मैंने ना यहाँ पर मिक्सर में पानी डाल के वो पानी भी इसमें डाल दिया है। इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ मैं सारे मसाले ना एक ही बार में ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट ऐड करके इसे वापस से गैस पे रख दिया है और इसे ना अच्छे से मिलाकर हम ढककर कुक करेंगे जब तक कि ये इससे ऑयल सेपरेट नहीं होता। बट बीच बीच में ना हम इसे चेक करते रहेंगे कि हुआ है या नहीं, अदरवाइज़ ना ये नीचे से लगने लगता है। ये मॉर्निंग टू इवनिंग प्लांट रूटीन काफ़ी फ़नी है। मॉर्निंग में जब सनलाइट बहुत स्ट्रांग होती है ना अराउंड 10 to 10:30, मैं सब प्लांट्स को अंदर ले आती हूँ विंडो के पास ही, ताकि उन्हें लाइट मिले बट एक्सट्रीम हीट से वो बच जाए। लगता है जैसे हर प्लांट का ना थोड़ा स्पा सेशन हो रहा है। चटनी भी रेडी है यहाँ पर एंड मैं जो आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ ना यहाँ चटनी की, इतनी ही होनी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसे मैं एक कंटेनर में खाली कर लूँगी, क्योंकि एक दिन में तो हम इतनी चटनी नहीं खाने वाले। तो इसे आप फ्रिज में एक हफ्ते तक आराम से स्टोर कर सकते हो। तो अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ कढ़ी। तो मोट वाली कढ़ी ना बिल्कुल कढ़ी जैसे ही बनती है, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं वैसे ही, बस उसमें मोट ऐड करना होता है। तो यहाँ ना मैंने तेल लिया है, तेल में मैंने मस्टर्ड सीड्स ऐड किए हैं और यहाँ मैं हींग ऐड कर रही हूँ इसमें। और फिर मैंने यहाँ पे करी लीव्स ऐड किए हैं। इसे हम हल्का सा सौते कर लेंगे पहले और फिर मैंने इसमें ग्रीन चिली और गार्लिक ऐड किया है। कढ़ी में मुझे गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है एंड गार्लिक जैसे ही हल्का सा सौते हो जाए ना, फिर मैंने इसमें यहाँ पे गरम मसाला और धनिया पाउडर ऐड करके इसे हल्का सा सौते किया है, जस्ट मसाला थोड़ा सा पक जाए, दैट्स इट। फिर जो हमने कढ़ी का मिक्सचर बनाया था वो मैं एक बार मिक्स करके डालूंगी, क्योंकि ना बेसन ना नीचे बैठ जाता है
और इसे डालने के बाद मैं इमीडिएटली इसमें पानी डाल के वापस डाल रही हूँ। और इसे ना हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है जब तक कि इसमें बॉईल नहीं हो जाए। अगर इसमें बॉईल नहीं आता और आप इसे छोड़ दोगे ना तो कढ़ी इस पॉइंट पे फट सकती है। तो जब तक बॉईल नहीं आया तब तक मैंने स्टर किया और आप देख सकते हो कि इसमें बॉईल आ चुका है। तो अब मैं इसे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि ये मेरी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी में नहीं आता। कढ़ी जब ऑलमोस्ट होने वाली हो ना तो उसी पॉइंट पे हमें इसमें मोट वाली दाल ऐड करनी है, क्योंकि ये पकी हुई है तो हमें इसे वापस नहीं पकाना, बस कढ़ी में इसका फ्लेवर इन्फ्यूज़ करना है। और जब कढ़ी पक जाए तो लास्ट में हमें इसमें सॉल्ट ऐड करना है। मोट वाली दाल मेरी थोड़ी बच गई थी तो मैं इसे कंटेनर में खाली कर लूँगी और नेक्स्ट डे मैं इसमें टमाटर प्याज डाल के इसकी बढ़िया सी सब्जी बना लूँगी। ऊपर से मैंने धनिया पत्ता डाला है और अब मैं डालूँगी इसमें घी का तड़का। तो कढ़ी में मैंने कोई भी तरह की लाल मिर्च यूज़ नहीं की है, तो यहाँ मैं तड़के में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के कढ़ी में तड़का डालूँगी। कढ़ी देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। विवेक को ऑफिस से आने में थोड़ा टाइम है एंड डिनर में मैं बाजरे की रोटी बनाने वाली हूँ। एंड बाजरे की रोटी का आटा ना इमीडिएटली लगा के रोटियाँ उसकी इमीडिएटली बनाई जाती है। तो जब तक वो नहीं आता तो मैंने सोचा थोड़ा एडिटिंग का काम ही कर लेती हूँ, थोड़ा मल्टीटास्किंग हो जाती हूँ। इससे टाइम भी सेव होगा मेरा और काम भी ख़त्म हो जाएगा। नाउ दैट विवेक इज़ होम, लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डो। सो बाजरे की रोटी का आटा मैंने आपको पहले भी लगाना दिखाया है और रोटियां बनाना भी दिखाया है, बट आज फिर से दिखा दे रही हूँ। तो हमें जितनी भी रोटियां बनानी है ना, यूजुअली हम एक रोटी का आटा एक बार में लगाते हैं, बट मुझे 4 ही रोटी बनानी है तो मैं एक ही बार में लगा रही हूँ। तो 4 रोटी के लिए ना मैं 8 मुट्ठी आटा लूँगी। मैं बाजरे के आटे में ना नमक नहीं डालती क्योंकि बाजरे की रोटी ना हल्की मीठी ही अच्छी लगती है। तो बस पानी डाल के जैसे मैंने वीडियो में दिखाया ना, उसी तरीके से हमें आटा लगाना है। इसके आटे को ना बहुत ज़्यादा मसलना पड़ता है। बाजरे का आटा ना बिल्कुल हाथ में नहीं चिपकता है, एकदम स्मूथ लगता है। और यहाँ ना मैंने कढ़ी भी गरम कर ली है क्योंकि बाजरे की रोटी के साथ गर्मा गर्म कढ़ी ही अच्छी लगती है। बाजरे की रोटी या कोई भी तरह के मिलेट के आटे की रोटी ना मैं गैस पे ही बनाना प्रेफर करती हूँ। मुझे इंडक्शन में मिलेट के आटे की रोटी बनाई हुई बिल्कुल पसंद नहीं आती है। कुछ दिनों पहले ना मैंने एक हैक दिखाया था कि बाजरे की रोटी को आप कैसे बना सकते हो। अगर आप ठंडे पानी से नॉर्मल वाटर से रोटी का आटा लगाते हो ना तो ये काफ़ी ज़्यादा टूटती है, बट अगर आप इस तरह से बनाओगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। और हाँ, मैंने आटा नॉर्मल वाटर से ही लगाया था, गर्म पानी से नहीं लगाया था। तो आप देख सकते हो कितनी गोल गोल और सुंदर सुंदर रोटियाँ बनी है। और रोटी को ना तवे पे डालने के पहले तवे को अच्छे से ग्रीस कर लेना, फिर डालना। और डालने के बाद ना जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ ना वैसे प्रेस करते रहना, अदरवाइज़ ना ये बीच से फूल जाती है और जब आप इसे सेकते हो तो उस जगह से वो अच्छे से सिकती नहीं है। तो बस इसी तरह से जैसे आप रोटी सेकते हो वैसे ही इसे सेकना है। एंड इसे ना मैं थोड़ा सा क्रिस्पी सेकती हूँ क्योंकि मुझे ये अलग तरह से खाना पसंद है, बट विवेक के लिए मैं नॉर्मल सेकती हूँ क्योंकि विवेक अपने हिसाब से ही खाता है। और मैं कैसे खाती हूँ वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसमें ना घी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ी ड्राई होती है तो घी हमें इसमें जम के लगाना होता है। तो मैं ना बाजरे की रोटी को पहले अच्छे से ऐसे चूरती हूँ। ये क्रिस्पी होती है तो बहुत अच्छे से ये चूरी जाती है। अगर आप इसे थोड़ा सॉफ्ट सेकोगे ना तो ये इतना अच्छे से नहीं चूरा जाएगा और फिर वो खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। और उसके ऊपर मैंने अच्छे से कढ़ी डाला है। तो जम के डालना कढ़ी, कोई कंजूसी मत करना इसमें। लहसुन की चटनी डालनी है। जितनी भी तरह की सब्जियां बनाते हो ना सब इसमें डाल दो और ऊपर से कच्चा प्याज डाला है। यम्मी। थैंक यू। तो पहले मैंने विवेक को खिला दिया क्योंकि ये रोटी ना गर्मा गर्म ही खाने में मज़ा आता है। और फिर मैंने अपनी प्लेट लगाई है। डिनर हो चुका है, किचन भी फाइनली क्लीन हो गया है। और पता है मुझे दिन का ये पार्ट सबसे ज़्यादा पीसफुल लगता है। जब सब काम सेटल हो जाते हैं ना तो मन भी थोड़ा सेटल हो जाता है।
अब मैं कल सुबह के लिए सारी तैयारी कर लूँगी, जो भी सोक करना है वो सारी चीज़ें मैं सोक कर लूँगी। इससे क्या होता है ना, मॉर्निंग में रश बिल्कुल नहीं होती है। बस उठो और अपना रूटीन स्टार्ट कर दो। ये छोटी सी हैबिट है बट ऑनेस्टली इससे मॉर्निंग बहुत स्मूथ हो जाती है। मशीन में मैंने किचन टॉवल्स धोने के लिए डाले थे, तो मेरे पास ना 4 सेट है किचन टॉवल के। एंड मैं क्या करती हूँ ना, जब वो गंदे होते हैं ना तो मैं उन्हें कलेक्ट करती जाती हूँ, और जब लास्ट सेट गंदा होता है ना तो उसी रात को मैं उन्हें वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक ना वो सारे के सारे ड्राई भी हो जाते हैं। दिन ख़त्म होने का जो ये लास्ट हाफ एन आवर होता है ना, वो मेरा सबसे पर्सनल टाइम होता है। पूरा दिन भागते हुए निकल जाता है, लेकिन रात को सब स्लो हो जाता है। ये वो टाइम है जब मैं बस थोड़ा सा खुद के साथ रहती हूँ। नो रश, नो काम की लिस्ट, बस साइलेंस। सच कहूँ ना, दिन भर में हम कितना बोलते रहते हैं ना, कभी काम से, कभी फ़ोन पर, कभी किसी लोगों से। रात को जब सब क्वाइट हो जाता है ना, तब अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है जैसे पूरा घर भी रिलैक्स मोड में चला गया हो। तब तक विवेक ने बेड भी सेट कर दिया होता है। मुझे अच्छा लगता है ये छोटी सी टीम वर्क वाली फीलिंग, बिना बोले ही काम हो जाता है। मैं खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीती, लगभग 1 घंटे बाद ही पानी पीती हूँ। और पानी पीने के बाद भी मैं सीधा नहीं सोती, मैं थोड़ा सा गैप लेती हूँ, आधे घंटे का, कभी 1 घंटे का। ये जो बीच का टाइम होता है ना, ये मेरे दिन का सबसे फेवरेट टाइम है। मुझे बस इतना पता होता है कि अब मैं बेड में जाने वाली हूँ और मुझे नींद आने वाली है। और जब आप इतने थके हुए होते हो ना कि जैसे ही आंखें बंद करो और तुरंत नींद आ जाए, वो फीलिंग ऑनेस्टली दुनिया की सबसे सुकून वाली फीलिंग होती है। मैं थोड़ा सा प्रेयर करती हूँ, दिन के लिए शुक्रिया करती हूँ, हर छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करती हूँ। फिर थोड़ा सा मी टाइम बस खुद के साथ। मुझे लगता है ना, हर किसी के दिन में एक ऐसा टाइम ज़रूर होता है जो सबसे स्पेशल होता है। तो मेरा तो यही टाइम होता है। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके दिन का सबसे फेवरेट टाइम कौन-सा होता है। कमेंट्स में बताओगे तो इट विल बी मोर फन। बस इसी सुकून के साथ आज का दिन यहीं क्लोज़ करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नए दिन के साथ।